तो भाई ये तो जग जाहिर है कि कार्लोस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, राइट। और क्या क्या बेसिस थे, क्या क्या क्राइटेरिया थे जिसके बेस पे हमें ये डिफरेंट डिफरेंट किंगडम देते चले गए। तो कार्लोस लिनियस के 100 साल बाद लगभग 1860 में अर्नेस्ट हेकल आए और उन्होंने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था वो था प्रोटिस्टा। और उसके बाद 1938 में आए कोपलैंड और उन्होंने जो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था वो था मोनेरा और एक नया ग्रुप फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फिर 1969 में आर.एच. व्हिटेकर आए और उन्होंने फंजाई को इंट्रोड्यूस किया। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल वाल काइटिन की बनी होती है, यही इनका बेसिस था। और दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। वो फाइव किंगडम कौन कौन से थे हम भी आपको बता, वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो आर.एच. व्हिटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था वो था फंजाई, जो कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था वो थे मोनेरा और जो हेकल ने इंट्रोड्यूस किया था वो था प्रोटिस्टा। इनके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस को मानकर इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद में कार्ल लीविज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने किया था मोनेरा जो उन्होंने दिया था कोपलैंड ने, मोनेरा को उन्होंने दो में डिवाइड किया था, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया। और इनको फर्स्ट, सेकंड, बाकी ये चार हैं, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लासिफिकेशन इस तरह से इनका बन गया। हालांकि कार्ल लीविज ने दोबारा मॉडिफिकेशन किया और दिया थ्री डोमिनेंट सिस्टम। उन्होंने क्या किया कि इसको फर्स्ट डोमिनेंट बोल दिया और इसको सेकेंड डोमिनेंट बोल दिया और बाकी इसको थर्ड डोमिनेंट बोला। इन चार ग्रुप जो है इनको थर्ड डोमिनेंट बोला। ये यू कैरिया में रखा और इसको आर्किया और यू बैक्टीरिया और बाकी ये यू कैरिया बोला गया इनको, राइट। चलिए थोड़ा और सीखते हैं इसके बारे में कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम, थ्री किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दिए। देखिए जो कार्लोस लिनियस थे उन्होंने जो अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने एक चीज़ को बेस माना और वो थी सेल वाल। तो जिनमें सेल वाल पाई गई, जिनमें सेल वाल प्रेजेंट थी, उनको हमने बोल दिया प्लांटी, राइट। प्लांटी में सेल वाल एब्सेंट पाई गई, प्रेजेंट थी। और जिनमें सेल वाल एब्सेंट थी उनको हमने एनिमल्स बोल दिया, कार्लोस लिनियस ने। उसके बाद साइंटिस्ट आए हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया, अर्नेस्ट हेकल ने जो यूनिसेलर थे और यूकैरियोटिक थे, मतलब इनका न्यूक्लियस पूरी तरह बना हुआ था, ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक थे, उनको उन्होंने प्रोटिस्टा नाम दे दिया। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, उनको प्रोटिस्टा नाम दे दिया अर्नेस्ट हेकल ने, राइट। उसके बाद साइंटिस्ट आए कोपलैंड ने क्या किया कि जितने भी यूनिसेलुलर थे, या हालांकि कोपलैंड ने सारे के सारे प्रोकैरियोट को एक ग्रुप दे दिया मोनेरा, राइट। ये मतलब इनका बेसिस था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक तो प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक तो मोनेरा। उसके बाद है आर.एच. व्हिटेकर ने देखा कि जो कार्लोस लिनियस में प्लांटी एनिमलिया में डिवाइड किया है वो सेल वाल के बेसिस पे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी सेल वाल टोटली डिफरेंट है, वो बनी है काइटिन की, जबकि बाकी प्लांट्स की बनी है सेलुलोज की। और जिनकी काइटिन की बनी उनका न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है, वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो उन्होंने उनको नाम दिया फंजाई। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा किया और नाम दे दिया फंजाई, राइट। आर.एच. अच्छा, जो भी साइंटिस्ट आते गए उन्होंने कार्लोस लिनियस को भी इग्नोर नहीं किया। उन्होंने कार्लोस लिनियस को जो भी ये सेल वाल इनकी सेलुलोज की बनी थी उनको नाम हमेशा रखा प्लांटी के अंदर, ठीक है ना। और जो एनिमल जिनमें सेल वाल थी ही नहीं उसको हमने हमेशा एनिमेलिया रखा। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार हमारे पास कितने ग्रुप हो गए, पांच किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये किस बेस पर दिया था,
ये कभी कभी एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। तो 5 क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस में आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो कभी और वो 5 क्राइटेरिया थे: सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी सेल कैसी है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूछा जा सकता है, मोस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किसने दिया, किसने बेस माना था इसको, मोस्टली आर एच विटेकर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही था आर एच विटेकर का। उसके बाद रिप्रोडक्शन, चौथा क्राइटेरिया। पांचवा क्राइटेरिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये होता है फाइलोजेनेटिक। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कह सकते हैं इसको। तो ये 5 क्राइटेरिया जिनके बेस मानकर आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आगे बढ़ते हैं, मोनेरा को थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। तो मोनेरा क्यों होते हैं? मोनेरा होते हैं सारे की सारी दुनिया में पाए जाने वाले ऑल प्रोकैरियोट्स, हमको हम मोनेरा के अंतर्गत रख देते हैं। ये प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में तो लिखा भी कि हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में 4 तरह के ऑर्गन को रखते हैं: बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीआर। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये तो एनिमल में होना चाहिए, चूँकि ये प्रोकैरियोटिक है। तो चूँकि ये प्रोकैरियोटिक, तो इसको हम मोनेरा के अंतर्गत ले आते हैं, राइट। स्मॉलेस्ट सेल होती है। आगे बढ़ें, हम मोनेरा को, प्रोकैरियोट्स को या बैक्टीरिया को कह सकते हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पर हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो स्फेरिकल हैं उनको इस कोकस बोल दिया, जो रॉड शेप हैं उनको बैसिलस बोल दिया, जो विप्रियम है, कॉमा शेप्ड है, कॉमा शेप्ड हम उसको विप्रियम बोल दिए, और जो स्पायरल है हम उसको स्पायरलम बोल दिया। मतलब बेसिस ऑफ शेप के आधार पर इनका डिवीजन हुआ है, कैटेगराइजेशन हुआ है शेप के आधार पर, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कभी आप कंफ्यूज हो ये लाइन कैसी है, तो देखो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, वो तो सिंपल ही होगी। अगर यूकैरियोटिक होती तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोल देते, या है ना, ये कॉम्प्लिकेट बोल देते। तो ये स्ट्रक्चर सिंपल इन स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एज ए ग्रुप, एज ए टैक्सोनॉमी। बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर और सिंपल इन स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंपल सी बात है। आगे आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, कुछ नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, या कह सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म मैटर पे डिपेंड करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाते हैं। तो बनाते कौन से? ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक। अब ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक जो केमिकल्स पर डिपेंड होकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया को हमने 2 जगह डिवाइड किया, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, राइट। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसको हम फर्स्ट डोमेन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम के अनुसार, और इसको हम सेकेंड डोमेन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम के अनुसार, राइट। तो हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं, आर्की मतलब होता है प्राचीन। आर्की जो सबसे पहले बर्ड पाई गई, चिड़िया पाई गई, उसको भी नाम हमने आर्कियोप्टेरिक्स दिया। तो आर्की बर्ड होता है प्राचीन से संबंध रखता है। ये मोस्ट ऑफ द हर्स हैबिटाट में पाए जाते हैं, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन जहाँ दूसरे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, वहाँ ये पाई जाती हैं। और ये पॉसिबल हुआ इन ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। इनकी सेल वॉल डिफरेंट टाइप की होती है बाकी बैक्टीरिया से, शायद इसीलिए ये ऐसे ड्रास्टिक हैबिटाट में रह पाए। तो ड्रास्टिक हैबिटाट कौन कौन से? जैसे कि हैलोफिल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया, हाइपर सलाइन लेगून्स वगैरह में पाए जाए, उनको हम हाई हैलोफिल्स कहेगा। और थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, दोनों कंडीशन ड्रास्टिक कंडीशन है। थर्मो एसिडोफिल्स जो हार्ट प्लस एसिडिक कंडीशन, एसिडिक इन्वायरमेंट पाएगा, उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहा गया, या हॉट स्प्रिंग बोल सकते हैं इनको।
राइट। दूसरे आए मार्सी एरिया में पाए जाने मेथेनोजेंस, मीथेन का जनरेशन करने वाले, मीथेन गैस जो हम बायोगैस CH4 होती है वो जनरेट कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम मेथेनोजेंस बोलते हैं। और ये हमारी जो, तो इनका एक करेक्टर होता है कि ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं और मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। तो हम जो रूमिनेंट एनिमल काउ एंड बफेलो जिनके स्टमक का रूमन एक स्टमक का पार्ट होता है इन एनिमल्स का, काउस बफेलोज का, जो सेलुलोज का डाइजेशन करवाता है। कट ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल में ये मेथनोजेंस बहुत सारे पाए जाते हैं। वहाँ पर ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं डंग के साथ, राइट। आगे आता है ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, थर्ड डोमेन या फिर पहला किंगडम, सिक्स किंगडम और बाकी प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, वो सॉरी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, चार वो मिल गए। और फर्स्ट और सेकंड ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बनता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बार बार जब आप रिवीज करके देखेंगे या बुक से देखेंगे तो समझ में आएगा कि सिक्स किंगडम कब बना, फाइव किंगडम कब बना और उससे पहले फोर किंगडम कब बना, वो क्या क्या क्राइटेरिया थे और हम किस बेसिस पे इसको स्टडी। तो हम पढ़ते हैं ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया जो कि सेकेंड डोमेन है, राइट। इसका करेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल जो म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन क्या होते हैं, नाग और नाम। नाग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एक तरह की शुगर है, पेप्टिक शुगर है, ठीक है। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और दूसरा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकान, नाम में ही पता है पेप्टिक बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर्स में होता है, पेप्टिक बॉन्ड प्रोटीन में होता है। तो पेप्टाइड प्रोटीन प्लस शुगर से मिलकर बना होगा, राइट, म्यूरिन। आगे चलिए इसके बारे में फोटोसिंथेटिक ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। हम बैक्टीरिया को तीन ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। कौन से, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, राइट। फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक जो अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस बनाते हैं और कीमोसिंथेटिक जो अपना भोजन केमिकल्स में प्रेजेंस बनाते हैं, उनकी सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरे थे हेट्रोट्रॉपिक जो अपना भोजन बनाते ही नहीं है, ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, राइट। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब चूँकि फोटोसिंथेटिक के नाम में फोटोसिंथेसिस सनलाइट का उपयोग करता है। सनलाइट का प्रयोग अगर नॉर्मली देखो आउट ऑफ मतलब इस पॉइंट से अलग हटके तो हम जानते हैं कि सनलाइट का इस्तेमाल कौन था, ग्रीन प्लांट कर सकते हैं। तो इनके पास भी कोई ग्रीन पिगमेंट पाया था, वो पिगमेंट था क्लोरोफिल, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। और इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि दिखने में ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, इनका दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया। तो क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं, ये एक बैक्टीरिया है। नाम में एल्गी जरूर है, ये देखो नाम में एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते होंगे। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, लेकिन होंगे सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, क्योंकि हम मोनेरा पढ़ रहे हैं ना। तो होंगी तो प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। अगर कॉलोनियल है तो सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होंगे, जिलेटिन ये म्यूसिलेज शीट से, मतलब ये कॉलोनी है म्यूसिलेज से सराउंडेड होगी। ये सेल वाली सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाई मैंने, ये बनाया म्यूसिलेजिनस शीट। यह था कि ये टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक मतलब जो वेटिंग नहीं होती, मतलब बैठते डूबते नहीं हैं, फ्लोट करते रहते हैं। इसलिए एक्सटेंसिव चूँकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में मैंने लिखा देयर एक्सटेंसिव ग्रोथ फास्ट ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ब्लूम्स होता है फूलों और फलों, इसमें हिंदी में यही मतलब होता है, ब्लूम्स का मतलब फूल और फलों। पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर है तभी तो पॉल्यूटेड है, राइट। तो जब फूल पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, सनलाइट इनके पास है, पिगमेंट अपने इनके पास है, राइट, पिगमेंट इनके पास है, ऑर्गेनिक मैटर इनके पास, क्या फूलो और फलो, खाओ पियो और परिवार बढ़ाओ, एक्सटेंसिव ग्रोथ करते हैं, इससे ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होती है। तो इनका एक और इनमें कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जैसे नॉस्टक एनाबेना। नॉस्टक एनाबेना की स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है, हेट्रोसिस्ट नॉस्टक एनाबेना के पास होती है या ऑस्लेटोरिया के पास भी होती है। नॉस्टक एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है, हमने कहा ना फिलामेंटस बैक्टीरिया है। नॉस्टक कॉलोनियल भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर तो होते ही होते हैं सारे प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अगला आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, हम अमोनिया पढ़ते हैं,
अमोनिया से नाइट्रेट बना, अमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना। ये कौन कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास मतलब सीएम, इसमें सी आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, सीएम, और बी मतलब बैक्टर। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना नाइट्रोबैक्टर काम है, और अमोनिया से नाइट्राइट बनाना नाइट्रोकोकस या फिर नाइट्रोसोमोनास का काम है। और जब ये रिएक्शन होती है तो ये एटीपी का यूज होता है, एटीपी रिलीज होता है। इस एटीपी को ये बैक्टीरिया यूटिलाइज कर लेते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। इनका एक ग्रेट रोल होता है, रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट होता है, राइट। जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, फूलेंगे फलेंगे, एक दिन मर जाएंगे, या उसको कोई एनिमल खा लेगा, वो अमोनिया में एक दिन टूटेगा, नाइट्राइट बनेगा, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनेगा, नाइट्रेट बनकर फिर अमोनिया बनेगा। इस तरह ये रिसाइक्लिंग होता रहता है। आयरन, सल्फर, फास्फोरस भी ऐसे होते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट भी ऐसे होते हैं। आगे आते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। मैंने पहले ही सेंटेंस बोला, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। ये तो कुछ ही होते हैं, कीमोसिंथेटिक तो कुछ भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक कुछ ही होते हैं। सम बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक, सम होते हैं फोटोसिंथेटिक, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, तभी तो मेजॉरिटी है। बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल जैसे हम दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, राइट, बेनिफिशियल होगा। लेकिन कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस ये तो डिसीज है, डिसीज कॉजिंग है। कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस का ये डिसीज कॉजिंग है। कौन करता है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया करते हैं। तो ये बेनिफिशियल तो हो गए और ये एक पैथोजेनिक हो गए, दोनों हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉलरा तो अगर कभी याद करना, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस कैंकर कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। सीटी, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, राइट। सीटी याद करना, सीटी, राइट। आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाई फिजन। बैक्टीरिया मोस्टली फिजन करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए हमेशा फिजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोस्पोर भी बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन इसको तो क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएंगे? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर भी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसएडक्शन से और कॉन्जुगेशन से। बैक्टीरिया में मेनली रिप्रोड्यूस बाई फिजन, बस ध्यान से सुनना, मेनली रिप्रोड्यूस बाई फिजन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर बनाते हैं। दोनों के दोनों असेक्सुअल स्ट्रक्चर हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम ये पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हम 12th NCERT में जब हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो वही डीएनए ट्रांसफ़र होता है, एक तरह का रिप्रोडक्शन ही है, हम इसीलिए इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में, और डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, राइट। ट्रांसडक्शन बाई वायरस होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ट्रांसडक्शन वायरस करवाता है। जेंडर और लेडर ने ट्रांसडक्शन को दिया था। और अगला था कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, उससे अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर लेते हैं, राइट। दो बैक्टीरिया आते हैं करीब और एक ट्यूब बनाते हैं और डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है इनका। अब जिसको दिया था देने वाले टाटम एंड लेडरबर्ग। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बना दी, कत्ल। कॉन्जुगेशन टाटम एंड लेडरबर्ग ने दिया था, ये होगी ट्रिक, कत्ल, राइट। कॉन्जुगेशन टाटम एंड लेडरबर्ग। कॉन्जुगेशन दूसरे में सी कहीं नहीं आ रहा, तो अगर कत्ल करना हो तो कॉन्जुगेशन करना, और ट्रांसडक्शन कराना हो तो वायरस के थ्रू कराना। टीबी, हाँ, ट्रांसडक्शन बाई वायरस के थ्रू होता है और ट्रांसफॉर्मेशन बाई डीएनए ट्रांसफर होता है। अगला आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मोनारा के अंतर्गत आने वाली ऐसी सेल है जिसके पास सेल वाल नहीं होती। अब्सेंस ऑफ सेल वाल। माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। इसका डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोन, ये साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर की डायमीटर होता है। अभी 2022 में क्वेश्चन में नीट पे क्वेश्चन भी ये था कि 1 माइक्रोन का होल है, बताओ कि इससे माइक्रोन में पास होगी तो नहीं होगी?
तो पास होगी, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा का साइज है 0.3 माइक्रोन और होल का साइज है 0.31 माइक्रोन, तो ये तो आसानी से पास हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन था, कुछ इस तरह क्वेश्चन होते हैं। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं जिंदा रहने के लिए, राइट। अब चोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहते हैं, माइक्रो क्यों कहते हैं चोकर ऑफ द माइक्रोबायो, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हम जब फंजाई पढ़ते हैं उसमें भी कहते हैं न्यूरोस्पोरा, उससे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो माइक्रोबायो में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हम इसीलिए उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। माइक्रोबायोलॉजी पैथोजेनिक होती है, प्लांट में भी एनिमल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट पे करती हो इन्फेक्ट या एनिमल्स को नहीं करती, ये दोनों को इन्फेक्ट करती है, पैथोजेनिक होती है प्लांट और एनिमल दोनों पे, राइट। तो ये हमारा मोनेरा ख़त्म हो गया, हम अगली बार मिलते हैं प्रोटिस्टा के साथ, राइट। थैंक यू।